अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक ऐसे नहीं सर, मुझे लगी हुई हैं सर, याशियाँ हो रही हैं। चलो भरा मौजों के साथ साथ बंदा मेहनत भी करे थोड़ी सी, तो ज़रा काम बैलेंस रहता है। आज बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। पहले तो इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो टर्म है उसको सबसे पहले जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था किरचॉफ, 1860 के अंदर। बड़ा ये वही साइंटिस्ट है जिसको हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। और उसके दो लॉ भी याद है, किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल। अब बच्चे ये वो टॉपिक था जिसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। यानी क्लासिकल फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे या जो फार्मलिज्म थी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाम रही है। इसको सॉल्व किया है मैक्स प्लैंक ने 1905 के अंदर। ये वही साइंटिस्ट है जिसको आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, जिसने ये फार्मूला भी ड्राइव किया इक्वल टू HF। इसने जो कंसेप्ट यूज़ किया वो क्लासिकल फिजिक्स से हट किया है, जिसने आगे चल के एक नई फिजिक्स की बुनियाद रखी है। अब ये देखें कि ये 1860 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है और इसको सॉल्व किया गया 1905 के अंदर। ये तकरीबन 40 से 45 साल तक डिफरेंट साइंटिस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और किसको यूज़ करके? क्लासिकल फिजिक्स को। लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो 40 से 45 साल के बाद फिर इसको सॉल्व किया है मॉडर्न फिजिक्स ने। यानी मॉडर्न फिजिक्स ने कहा भाई क्लासिकल फिजिक्स से कि बेटा तू रहन दियो, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैक्स प्लैंक ने मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट यूज़ करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इस टॉपिक को पढ़ने के मकसद क्या है या पर्पज़ क्या है, तो हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं कि क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो टॉपिक है इतनी ज़ेर बहस रहा है, इसके क्या फ़ायदे थे या इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा था या क्यों इतनी सर्च की जा रही थी, वो आगे चल के ये सारी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा। अब पहले बात करते हैं बच्चे इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब हमें पता है कि अगर एक बॉडी को हम हीट करते हैं तो वो थर्मल रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करती है, और तकरीबन तमाम वेवलेंथ की। यानी अब ये नहीं कह सकते कि ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है उनकी सिंगल वेवलेंथ होगी। यानी वो सिर्फ इंफ्रारेड इमिट कर सकती है या वो अल्ट्रावायलेट ही नहीं। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर अगर आप बॉडी को हीट अप करते हैं तो वो तकरीबन ऑल वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करती है, और साथ ही साथ उसको एब्जॉर्ब भी करती है। मतलब यहाँ पे एक बॉडी है, हम इसको हीट अप कर रहे हैं तो ये डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट कर रही है, और साथ ही साथ ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर रही है। उसकी वजह क्या है कि इमिट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है। और ये एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है, जो कि कप गर्म है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो ये रेडिएशन इमिट करेगा और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करेगा। लेकिन चूंकि इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा है, लिहाजा ये ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी तरफ आए, ये एक ठंडे पानी का गिलास है। अब ये क्या करेगा? ये ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कम इमिट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है। अब क्या होगा कि जब कप ऑफ टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो जितनी रेडिएशन इमिट करेगा उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ भी सेम है कि जब इस ग्लास का टेम्परेचर सराउंडिंग से मैच कर जाएगा तो जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही इमिट करेगा। यानी एक थर्मल इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगी। ये दोनों अपना जो टेम्परेचर है वो
सराउंडिंग के साथ मैच कर जाएंगे। अब एक और चीज़, अब जरा हम बॉडी के कलर का कॉन्सेप्ट है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। कलर, एक बॉडी का जो कलर है वो भी बेसिकली रेडिएशन की वजह से है। मसलन ये एक बॉडी है हमारे पास, इसके ऊपर तकरीबन सारी वेवलेंथ फॉल कर रही हैं। इसका कलर कौन सा होगा? इसका कलर वो होगा वो जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी अगर इसने रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया, जो इसका कलर होगा वो रेड होगा। जो ये ऑब्जर्व करेगा वो कलर के तौर पे शो नहीं होंगी। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करनी है और ये तमाम रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट कोई नहीं करता, तो फिर आप बता सकते हैं इसका कलर क्या होगा? सर ये कलरलेस होगा, यानी ब्लैक, प्योर ब्लैक। ब्लैक बड़ा कोई कलर नहीं है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट को कहते हैं हम। तो यहाँ पे कलर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। बहरहाल अब चलते हैं दोबारा इंट्रोडक्शन की तरफ। अब कोई बॉडी जब हम हीट अप करते हैं तो रेडिएशन इमिट करती है। ओके, रेडिएशन की जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करती है? वो बॉडी के सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी नेचर भी चेंज होगी। ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। अब अगर तो हम टेम्परेचर हाई रखते हैं बॉडी का, अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो तो बॉडी तकरीबन तमाम वेवलेंथ इमिट करेगी, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ जो रेडिएशन है उसका पोर्शन ज़्यादा होगा। यानी तमाम वेवलेंथ इमिट होंगी लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन का पोर्शन ज़्यादा होगा। और अगर हम बॉडी का टेम्परेचर लो कर दें, यानी बॉडी का टेम्परेचर लो है तो इमिट तो अभी भी सारी होंगी, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उनका पोर्शन ज़्यादा होगा। और शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उनका पोर्शन कम होगा। मसलन ये होंगी इंफ्रारेड, इनविजिबल। अब हमारी बॉडी भी तो रेडिएशन इमिट कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री, और हमारी बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रही है इस टेम्परेचर पे वो इंफ्रारेड है। इनविजिबल का मतलब हम उनको देख नहीं सकते। अच्छा, अगली बात है कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है एक तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, दूसरी बात उन रेडिएशन की एनर्जी भी डिफरेंट है। यानी जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी भी क्या होगी? सबकी सेम नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। बच्चों बोर तो नहीं हो गए? बच्चे ऑनलाइन इस तरह पढ़ते हैं कि चाय का कप लें, बड़े आराम से बैठे, सामने मोबाइल रखें और टॉपिक को ऐसे समझें कि जैसे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह मैक्स प्लैंक ने की है, और अपने आप को एक साइंटिस्ट तस्वर करें और जहन में एक मकसद लेके आएंगे। जब मकसद होगा तो फिर बच्चे फोकस आप अपने आप ही बन जाएगा। मेरा ये हल है एक पढ़ने का। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं हम, लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले हम विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसको देखते हैं। अब विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर है। यानी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें 7 कलर होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट।
आपने इस वर्ड को ऐसे ही याद रखना है, ये लेटर की जो तरतीब है वो नहीं चेंज करनी, क्योंकि इनकी तरतीब के अंदर एक कंसेप्ट है तरतीब के साथ। अब इस वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसको सीरियस नहीं लेना। रोए गी बीवी, रोए गी बीवी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ की तरतीब क्या है। अगर हम रेड से इधर मूव करते हैं तो वेवलेंथ कम होगी यानी डिक्रीज होगी, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑरेंज की, फिर येलो की और सबसे कम वायलेट की है। और हमें पता है कि वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो अगर इधर को वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की, फिर उससे ज़्यादा ऑरेंज की, फिर उससे ज़्यादा येलो की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वायलेट की होगी। और सेम इसी तरह एनर्जी का भी यही कंसेप्ट है कि इधर को मूव करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं उस एग्जांपल की तरफ कि हमारे पास एक प्लैटिनम वायर है, इसको हम हीट अप करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, और जो इससे रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले यह है कि हम प्लैटिनम वायर को 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करते हैं, तो उसका कलर होता है डल रेड। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 900 सेल्सियस, उसका कलर हो जाता है चेरी रेड। फिर हम टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं 1100, तो उसका कलर हो जाता है ऑरेंज। कलर का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ है, हर कलर की एक वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे एक बड़ी काबिल गौर बात है कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो जो कलर है वो रेड से ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो गया। अब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ऑरेंज की वेवलेंथ कम है, यानी अब यही पॉइंट आ गया कि अगर हम टेम्परेचर हाई होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन का पोर्शन ज़्यादा होगा। या यानी अब यहाँ पे 1100 डिग्री के ऊपर ऑरेंज कलर की वेवलेंथ ज़्यादा मिट हो रही हैं, बाकी भी हो रही है लेकिन ऑरेंज कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा मिट हो रही हैं, उनका पोर्शन ज़्यादा है, या उनकी मकदार ज़्यादा है, या उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। फिर हम टेम्परेचर करते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस, तो कलर हो जाता है येलो। देखिए अब ऑरेंज से कलर कहाँ शिफ्ट हो गया, येलो में। अब येलो की वेवलेंथ ऑरेंज से कम है, तो इसका मतलब है जो अब रेडिएशन मिट हो रही हैं वो पहले से क्या हो गई हैं, शार्टर। यानी येलो कलर की जो रेडिएशन हैं उनका पोर्शन या मकदार या इंटेंसिटी बाकी वेवलेंथ की बनिस्बत ज़्यादा होगी, इमिट सारी होंगी। फिर 1600 सेल्सियस पे कलर वाइट हो जाता है। तो ये एग्जांपल हमें बताती है, एक तो ये कि टेम्परेचर डिफरेंट करने से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो डिफरेंट होगी। दूसरी बात है कि टेम्परेचर को ज़्यादा करने से शॉर्टर वेवलेंथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा होगा और लॉन्गर का कम होगा। अब बच्चे आते हैं ब्लैक बॉडी की तरफ। वो जो पीछे कंसेप्ट है बेटा उनको अपने ज़हन में रखना है। और जब भी हमने एग्जांपल की है बेटा वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा उनको अच्छे तरीके से हमने याद करना है। अब आते हैं बेटा ब्लैक बॉडी की तरफ। अब पहले मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो बॉडी का कलर है वो जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करेगा, वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वही उसका कलर होगा। यानी अगर वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका कलर ब्लू होगा, अगर वो रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसका कलर रेड होगा। ब्लैक का क्या मतलब है, ब्लैक का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया कि ब्लैक का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएशन जब फॉल करती है सारी रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर डेफिनेटली इसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि वो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। अच्छा, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ये उन तमाम रेडिएशन को क्या कर देगी, एमिट कर देगी।
जब हम इसको हीट करेंगे। इसका मतलब है कि ये आइडियल अब्जॉर्बर भी है। क्योंकि जितनी रेडिएशन के ऊपर फॉल कर रही है उसको तमाम को अब्जॉर्ब कर रही है। ठीक हो गया। अब ये आइडियल रेडिएटर भी है, यानी जब हम इसको हीट करते हैं तो ये तमाम रेडिएशन को क्या कर देती है, एमिट कर देती है। यानी 100% अब्जॉर्ब कर लेती है, 100% एमिट कर देती है। तो हम इसको कहते हैं आइडियल अब्जॉर्बर और आइडियल रेडिएटर। अब ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है उनको बच्चे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब बच्चे क्या हम ब्लैक बॉडी बना सकते हैं? बट हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं बना सकते, लेकिन उसके करीब करीब अप्रोच कर सकते हैं। वो कैसे देखें, हम एक मेटल का बॉक्स लेते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग, और उसके जो इंटरनल पार्ट है उसको हम किसी ब्लैकिश मटेरियल से कोट कर देते हैं, ये अंदर वाला सारा हिस्सा। और इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा होल बना देते हैं। भाई इस होल का जो साइज है वो इस मेटल बॉक्स की बनिस्बत बहुत स्मॉल, यानी रेडिएशन सिर्फ यहीं से एंटर हो सकती हैं और यहीं से इमिट हो सकती हैं। जब रेडिएशन इसमें एंटर होंगी तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद रेडिएशन क्या हो जाएंगी, इनमें इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और चूंकि इसने तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, लिहाजा इसका जो कलर है वो ब्लैक दिखाई देगा। चूंकि ये रेडिएशन इस कैविटी से ही बाहर आ सकती है, कैविटी से अंदर जा सकते हैं, लिहाजा हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का दूसरा नाम जो देखते हैं वो कैविटी रेडिएशंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रैक्टिकली ये ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कोई बॉडी 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले और 100%, या कोई बॉडी 100% रेडिएशन को एमिट करे। तो इसका जवाब जो है वह यस। ब्लैक होल्स ऐसी बॉडीज हैं जो उन तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके ऊपर फॉल करती हैं, इसलिए उसका कलर जो वो ब्लैक होता है। एक और मटेरियल होता है निकल फास्फोरस, ये बहुत ब्लैकिश मटेरियल है। ये भी तकरीबन तमाम रेडिएशन कितनी 99% नाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो इसके ऊपर फॉल करती हैं। अब सन को भी आप ब्लैक बॉडी मान सकते हैं किस सेंस में, क्योंकि सन के अंदर से तकरीबन तमाम रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, लिहाजा हम सन को भी मानते हैं ये भी एक जो है ब्लैक बॉडी है। क्योंकि ब्लैक बॉडी की दो प्रॉपर्टीज़ है ना, एक वो रेडिएशन इमिट करता है और दूसरा ऑब्जॉर्व करता है। तो सन इस सेंस में है कि ये जो ये तकरीबन तमाम रेडिएशन को इमिट करता है, और ये दोनों इस सेंस में है कि तमाम रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है।